जी तो बेटा हमने जो है ना वो CSS और PMS की तैयारी के लिए PMS का जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उसमें लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने जो है वो पढ़ा था डू, बी और हैव के बारे में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये इसी का दूसरा पार्ट है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नीड, डेयर और यूज्ड के बारे में। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल, ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो इनका जो है ना आज हम इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो देखें, पहली चीज़ आपने जो है ना वो समझ लेनी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं ना, इनका इस्तेमाल जो है वो दो तरह का है। ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरीज जो हैं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते प्राइमरी, बल्कि ये दोनों कहीं पे जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और कहीं पे जो है ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यानी कि इसके जो है वो दोनों इनके फंक्शंस जो है ना वो मौजूद हैं। ठीक है, किसी एक फंक्शन पे जो है ये बेस नहीं कर रहे होते। ठीक है, मोस्टली हमारे माइंड में एक डिस्कोर्स होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। ऐसा नहीं है, एक्सिलरीज वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इस्तेमाल करते नहीं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना आज जैसे मैंने आपको कहा कि हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, नीड, ठीक है, उसके बाद डेयर, उसके बाद यूज। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हम क्या करते हैं, नीड को देख लेते हैं। तो जैसे बेटा, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि नीड जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है और प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसके ये जो दोनों फंक्शंस हैं इन दोनों को देखेंगे कि कहाँ पे जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ पे जो है ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हम इसको जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और किस सिचुएशन में जो है ना हम इसको क्या करेंगे, मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इन दोनों जो मुद्दे हैं इसके हमने इन दोनों पे आज बात करनी है। ठीक है, तो आपने अपनी जो है ना वो नोटबुक्स अपने साथ रख लेनी है। ठीक है, नोटबुक्स आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो है वो पेंसिल्स आपकी क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, ताकि आप क्या बना सकें, नोट्स बना सकें। तो याद रखिएगा, जब तक आप नोट्स नहीं बनाते आपकी 80% जो स्टडी है ना वो क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है आपके लिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो फिर आप 80% आपकी स्टडी जो है वो आपके लिए क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। आप अपना टाइम बचा लेते हैं और स्टडी जो है ना वो इफ़ेक्टिव तरीके से कर लेते हैं। तो नोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलें जी, अब जो है अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं जी नीड। ठीक है, तो देखिए बेटा, नीड जो है ना, आपने जो है वो नीड को कोशिश करनी है कि सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में जो है ना एज एन एक्सिलरी वर्ब, एज एन मेन वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस में आपने इसको किसके तौर पे इस्तेमाल करना है, मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है। वैसे ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी मेन जो है वो इसके तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमने क्या करनी है, कोशिश करनी है कि हमने जो है ना इसको सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में ही यूज़ करना है। दूसरे सेंटेंसेस में जो है हमने इसको जो है वो इसके तौर पर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, इसको एक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है। चलो इसकी एग्जांपल्स से देखते हैं तो आपको जो है ना समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ वी नीड मनी, वी नीड मनी। अब यहाँ पे देखें तो नीड जो है ना वो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस
वर्ब प्लस क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि नीड किसके तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, मेन वर्ब के तौर पर। कोई दूसरा वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में मौजूद जिसको ये क्या कर रहा हो, असिस्ट कर रहा हो। तो पहली बात क्लियर हो गई कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो है ये इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है ये क्लियर हो गई। अब चलें, अब जो है ना एक बात और देख लें। यहाँ पे एज ए मेन वर्ब आया तो मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसका ये क्या है, नाउन है। यानी कि जब ये मेन वर्ब के तौर पे आएगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। दूसरी एक और चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी में नीड में। ठीक है, अच्छा, वी नीड टू हैव मनी। अब अगर आप ये फ्रेज़ देखें तो ये जो है ना इन्फिनिटिव फ्रेज़ है। कौन सी फ्रेज़ है, इन्फिनिटिव फ्रेज़ है जो टू से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे भी जो नीड है ये मेन वर्ब के तौर पे जो है इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो इसके बाद या तो नाउन होना चाहिए या फिर क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज़ एज ए ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक है तो ये मेन वर्ब के तौर पे जो है ना सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसे आप कहते हैं उसमें आपको जो है ना आप जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मेन वर्ब। ठीक है, अब देखिए, अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। मैं कहता हूँ ही नीड नॉट वरी, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास एक वर्ब आया हुआ है, इसके बाद ये वरी जो है ये हमारे पास दूसरा वर्ब आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये किसको असिस्ट कर रहा है, वरी को। और वरी जो है वो किसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बेटे इसको आपने जो है ना वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो है वो क्या करना है, आपने एज ए हेल्पिंग वर्ब आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब जो है ये एक एग्जांपल इसकी एक ये हो गई। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा ना तो ये जो है सभी के लिए एक जैसा ही इस्तेमाल होगा। यानी कि इसके साथ जो है ना ये नीड ही इस्तेमाल होगा, नीड्स इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि अब ये देखें ये सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो मोस्टली हम इसके साथ क्या लगाते, एस लगा देते तो ये नीड्स बनता। लेकिन आपने जो है ना नीड्स नहीं लिखना, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो आपने सबके साथ क्या लिखना है, नीड ही लिखना है। इसको क्या कर देना है, आपने सेम कर देना है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, ये मैसेज आ रहा है जी। हाँ जी बोलें। ये अच्छा बच्चों, ठीक हो गया बेटा, जो मैसेज आप कर दें। एक मिनट मैं खुद म्यूट कर देता हूँ। ये जिस बच्चे ने जो है वो म्यूट पे नहीं लगाया हुआ, आप अपना माइक जो है ना वो म्यूट कर दें। चलें, ठीक हो गया अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर होगी। हाँ जी, मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ बेटा, अगर आपको समझ नहीं आया था तो देखिए नीड को जो है आपने नेगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव में, और आपने जो है इंट्रोगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपने किसके तौर पे यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ठीक है, लेकिन आपने सिंपल सेंटेंस में इसको किसके तौर पर इस्तेमाल करना है, आपने मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है। बेटा वो इन्फिनिटिव वाली बात मैं फिर दोहरा देता हूँ, ज़रा मैं लेक्चर देने दें मुझे, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा, आपने जो क्वेश्चन है ना वो कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हम क्या बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। ठीक है, जिसे आप क्वेश्चन कहते हैं,
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी जो है हम क्या करते हैं, नीड को एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और नीड जो है ना सभी के लिए सेम रहता है, नीड्स आप किसी के लिए जो है ना वो नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे वो कहते हैं नीड वी राइट टू यू, क्या हमें आपको लिखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए नीड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये किसको असिस्ट कर रहा है, राइट को असिस्ट कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो राइट यहाँ पे क्या है, हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात बेटा यहाँ तक जो है क्लियर हो गई है। अच्छा, अब जो है ना, अब हम चलते हैं डेयर की तरफ। जो हमारा अगला है वो है डेयर, ठीक हो गया। तो डेयर जो है ये भी मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो अब देखते हैं हम इसे मेन वर्ब के तौर पर जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो है हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटे एक तो आपने ना कोशिश ये करनी है कि आपने जो है इसके बाद डेयर के बाद जो है ना इन्फिनिटिव, डायरेक्ट इन्फिनिटिव जो है ना वो नहीं लगाना, ठीक है। अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, यानी कि डिड या डज इसके साथ आ जाता है, तो फिर आप जो है ना डेयर के बाद क्या कर सकते हैं, टू का इन्फिनिटिव लिख के अगली फ्रेज़ आप जो है ना वो लिख सकते हैं, वरना आपकी राइटिंग जो है ना वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ही डेयर स्कॉल्ड मी, ठीक है, ही डेयर स्कॉल्ड मी। अब ये आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि यहाँ पे ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या मेन वर्ब के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि मैंने नीड में जो है ना वो सारी बात जो है डिस्कस कर दी है, सेम वही फंक्शन है नीड वाले इसके, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करते हैं, हम कहते हैं जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, आप लिखोगे ही डज नॉट डेयर। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, टू इन्फिनिटिव, ठीक है, स्कॉल्ड मी, ठीक है। अब देखें, अब मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, टू लिख रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था जब तक इसके पीछे कोई और हेल्पिंग वर्ब ना हो तब तक आपने जो है ना जो है इसके आगे फ्रेज़ नहीं लिखनी है। अब ये देखें, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है डज, यहाँ पे डेयर जो है वो किसके तौर पे इस्तेमाल हुआ है, मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये जो है ये इन्फिनिटिव फ्रेज़ है, स्कॉल्ड को आपने नहीं देख लेना, ठीक है। जब टू से शुरू होती है कोई चीज़, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इन्फिनिटिव फ्रेज़ होती है, वो और चीज़ होती है, उसमें वर्ब की हमें हर हाल में जो है ना ज़रूरत होती है। तो डेयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि आप इसको सिंपल सेंटेंस में जो है वो किसके तौर पे इस्तेमाल करें, नीड प्लस डेयर को, नीड और डेयर इन दो वर्ड्स को जो है आप मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इन दोनों को जो है किसके तौर पे इस्तेमाल करें, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नीड के बाद जो है वो नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, डेयर के बाद जो है वो आपको क्या लिखना पड़ता है, इन्फिनिटिव फ्रेज़ लिखनी पड़ती है इसको हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए। अगर आप इन्फिनिटिव फ्रेज़ नहीं लिखते तो ये फिर आपको जो है ना मेन वर्ब जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह यूज्ड है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, यूज्ड की, ठीक हो गया जी। अच्छा, यूज्ड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, मेन वर्ब के तौर पे ये इस्तेमाल नहीं होता। ये जो है क्या करता है, इंडिकेट करता है किसको, पास्ट में आपकी जो कोई हैबिट रही हो, ठीक है, पास्ट गुजरे हुए ज़माने में आपकी कोई आदत जो रही हो, ये क्या कर रहा होता है, उसको जो है इंडिकेट कर रहा होता है। इसकी यही आपने याद रखना है कि आपने इसको हमेशा जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ही यूज्ड
टू टीच, वो पढ़ाया करता था। ठीक है, अगर मैं आपको उर्दू में इसका एक जो है ना वो निशानी बताऊं कि एंड पे क्या होगा, करता था या करता था। ठीक है, या करता था, जैसे पढ़ाया करता था, लिखवाया करता, लिखा करता था, यानी कि अलिफ और करता था आएगा या करता था। तो करता था जो है ना ये उर्दू में जो है किसी पास्ट की जो है वो उसको क्या करता है, शो करता है। तो इसी तरह जो है इंग्लिश में यूज़ टू जो है किसी पास्ट की हैबिट, आदत को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेटा आज जो है हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है, नीड, डेयर और यूज्ड टू के इस्तेमाल के बारे में एज एन एक्सिलरी वर्ब। ठीक।